गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के मेरे प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। अब आप स्कूल से कॉलेज में आ गए हैं, बोर्ड से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन गए हैं, तो अब उम्मीद आपसे थोड़ी ज़्यादा है, और वो इसलिए है कि अब आपसे ज़्यादा मैच्योरिटी, ज़्यादा सीरियसनेस और ज़्यादा स्पेसिफिक होने की है। स्कूल एजुकेशन में जहाँ पढ़ते थे अब इससे पहले कुछ महीने पहले, उस दौरान आप लोगों ने कई गलतियाँ की, खामियाँ की। इंसान की प्रवृत्ति है, आप जानते हैं, आपने गांधी को पढ़ा होगा, आपने नेहरू को पढ़ा होगा, आपने मार्क्स का नाम सुना होगा, आपने प्लेटो और अरस्तू के नाम सुने होंगे। आप ये पाएंगे गलतियाँ तो इंसान को इंसान बनाती हैं, फितरत है। हमारी गलतियाँ हमें इंसान बनाती हैं, वरना ईश्वर हो जाते। लेकिन अब आपके पास गलती करने की संभावनाएं पहले से कम है, और एक अच्छा इंसान उसे ही माना जाता है कि जो गलतियों को दोहराए ना और आगे सावधानी से चले। ऐसा ही कुछ आपको इस साल करना है। आपने ऑनर्स ऑप्ट किया है। अब ध्यान रखिएगा, ऑनर्स में आप 4 पेपर पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और साथ में आपने एक सहायक विषय और लिया होगा, उसके आप पढ़ेंगे 2 पेपर। बाकी कंपलसरी पेपर्स तो आपके हैं। तो हम बात करेंगे अपने पेपर्स की, तो मैं आपको पेपर सेकंड पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के संविधान के विकास के चरण। अब ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप देखिए, 1857 से कहानी शुरू होती है। ये आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। 57 में जो कुछ भी हुआ, फिल्म नहीं है उसके ऊपर, आपने वो भी देखी होगी मैं समझता हूँ। 57 में एक मेरठ की छावनी से, एक सैनिक विद्रोह से एक क्रांति की शुरुआत होती है। आप ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं वो इसको एक म्यूटिनी कहते हैं। म्यूटिनी का अर्थ होता है सैनिक विद्रोह, और वो इसकी व्याख्या यूं करते हैं कि सैनिकों में कुछ असंतोष था कुछ बातों को लेकर, तो उन्होंने अपने जो अधिकारी थे उनके खिलाफ विद्रोह किया। इसका कोई राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आधार नहीं था। लेकिन आप यदि इसको बारीकी से देखें तो आप समझ पाएंगे कि ऐसा नहीं था। वो केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत सैनिकों के द्वारा की गई थी। वरना आप सोच के देखें, 57 की जो ये आज़ादी की पहली जंग है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इसको हम कह सकते हैं, कई विद्वानों ने कहा है, इसमें लगभग 50 लाख लोग मरे हैं। इतनी तो पूरी ब्रिटिश आर्मी नहीं थी उस समय देश के अंदर। यदि सारे ही सैनिक मार दिए गए होते ना, तब भी ये फिगर नहीं आता। तो वो जनता, वो किसान, वो आंदोलनकारी, वो युवा, वो इसमें क्यों कूद रहे थे? अगर ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था तो ये सैनिक विद्रोह नहीं था, उससे कहीं कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ थी। जनता कई बातों से नाखुश थी, नाराज़ थी, और उसने इसमें उनका साथ दिया। सफल ना हो पाया वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ, इससे एक चीज़ उभर कर सामने आई, दोनों पक्षों के लिए, भारत के लिए भी और ब्रिटिशर्स के लिए भी, कि जनता असंतोष अपना प्रकट कर सकती है हिंसक माध्यम से भी, जैसा इस क्रांति में हुआ, और उसको दबा पाना, कुचल पाना आसान नहीं होगा। एक ब्रिटिश इतिहासकार का मैं कमेंट आपके सामने दोहराता हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि 1857 के इस विद्रोह के बाद हमने भारत को दोबारा जीता है। इससे आप अंदाज लगाएं ये किस बुरी तरह फैला होगा, और इसको वापस नियंत्रित करने में उन्हें कितनी ताकत और ऊर्जा लगानी पड़ेगी। लेकिन अब हम अपनी बात पर आते हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ा। देखिए, अब तक आप पर जो हुकूमत कर रही है वो एक निजी कंपनी है, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया है। प्रशासन उसका है, वो देश से कर वसूल रही है। लेकिन इंग्लैंड का जो शासन है
उससे या इंग्लैंड की जो संसद है उससे उसका कोई सीधा संपर्क नहीं है। इसका अर्थ देखिए निकलता है कि पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो भारत के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। अब आप कर भी दे रहे हैं, आदेश मान रहे हैं, निर्देशों की पालना कर रहे हैं, दंड भी सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रति जिम्मेदार कोई नहीं है। ये कैसे चलता और कब तक चलता? तो 57 की इस क्रांति का जो पहला इम्पैक्ट आया वो ये आया कि 1857 के तुरंत बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और भारत को अपना एक उपनिवेश घोषित किया। अब देखिए, उस समय ब्रिटेन बहुत बड़ा साम्राज्य है। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया की एकमात्र महाशक्ति है तो गलत नहीं होगा। दुनिया जहां में, अफ्रीका में, एशिया में उनके उपनिवेश हैं। अब उन्होंने भारत को औपचारिक रूप से फॉर्मल वे में अपना एक डोमिनियन घोषित कर दिया कि भारत अब हमारा उपनिवेश है और अब यहाँ के शासन, प्रशासन और न्यायोचित शासन देने की जिम्मेदारी ब्रिटिश पार्लियामेंट की है। यानी अब आपके बारे में नियम, कायदे, कानून, आपके यहाँ नियुक्तियाँ, आपका प्रशासन तंत्र, आपकी न्याय व्यवस्था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट तय करेगी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव था क्योंकि अब एक जिम्मेदार संस्था, देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक इलेक्टेड बॉडी है, निर्वाचित संस्था है। अब किसी निजी कंपनी के हाथ में नहीं है आपका शासन, अब आपका शासन एक लोकतांत्रिक देश की निर्वाचित संस्था के हाथ में आ गया है। और इसके बाद वहाँ से वादा दिया गया, इंग्लैंड के अंदर राजतंत्र है, महारानी ने लिखित में अपना संदेश भेजा था कि हम भारत को एक न्यायोचित और सम्मानपूर्ण शासन देने का प्रयास करेंगे बशर्ते भारतीय इसमें सहयोग करें। और अब 57 का दौर बीत चुका था और इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है कि हम इसमें हारे थे। लेकिन अब हमें लगा क्योंकि अब हम शासन बदल रहा है, अब सत्ता एक लोकप्रिय और लोकतांत्रिक जो प्रशासन व्यवस्था ब्रिटेन की है उनके हाथ में है, तो भारत को एक बेहतर प्रशासन मिल पाएगा। इस उम्मीद पर हम थोड़े आगे चले और उसके बाद के जो बदलाव हुए वो हम आगे के अध्याय में डिस्कस करेंगे आपके साथ।